बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम टेस्ट नंबर 2 के बी पार्ट के सोल्यूशन की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, BCl3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल है, जो कि हमारे पास है sp2। इसकी रीजन भी बता देती हूँ। आप लोग को पता है कि बी में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं सिर्फ इसकी एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करती हूँ तो हमारे पास आ जाता है px एंड py। ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड हमेशा वो बनाते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि s, px और py के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तीनों आपस में मिलेंगे और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास करेंगे sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का हमारे पास बनेगा। और इसके साइड्स पे क्या अटैच हो जाएगा? इसके साइड्स पे ये हमारे पास क्लोरीन जो है वो अटैच हो जाएगा और इसका एंगल 120 होगा और इसे हम लोग कहेंगे ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो मतलब कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी। देन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द बॉन्ड एंगल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी उसी क्वेश्चन में आ जाएगा। हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका बॉन्ड मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया कि ये हमारे पास 120 का बॉन्ड होगा और इसका भी आंसर आ जाएगा 2। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। PCl5 इस एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और PCl5 किस हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल है? DsP3 की। इसकी मैं रीजन बता देती हूँ कि अगर हम P की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये आ जाती है 1s2 2s2 2p6। देन हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। ये मैं एक्साइटेड स्टेट ही लिख रही हूँ y3pz एंड हमारे पास आ जाएगा 3dxy 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे एक s, ये 3 हमारे पास p और एक d मिलेगा। तो ये हमारे पास कौन से हाइब्रिडाइजेशन कर देगा? ये हमारे पास DsP3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास जो परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, छोटा सा मैं बना लेती हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये हमारे पास ट्राइगोनल और ये हमारे पास पिरामिडल जो है वो शेप आ जाएगी। और मतलब कि 3 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। D2sp3 जो है ये हमारे पास किस फॉर्म में जो है वो ओरिएंटेड होती है? तो ये हमारे पास होती है ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में। और ऑक्टाहेड्रल फॉर्म इसकी कैसे बनती है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सपोज कर रही हूँ मैं A है और A में हमारे पास आप देख सकते हैं कि 2D अगर मिलेंगे, 1s मिलेगा और 3p मिलेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हमारे पास 6 हो जाएंगे। तो अगर मैं A के साथ यहाँ पे 6 को अटैच करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा B अटैच कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 और 6। और इसका ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल बनता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और 8 मीन ऑक्टा। तो मतलब कि ये हमारे पास इसकी ऑक्टाहेड्रल फॉर्म आ जाएगी और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा? द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ गिव्स द फॉलोइंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर किस चीज़ के बारे में बताता है? बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास बताता है किसी भी बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। तो स्टेबिलिटी का मॉलिक्यूल और आयंस के बारे में, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा ए। देन हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
द बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इज, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड डिस्टेंस कितना आता है 1.21 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है सी। देन क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BO मॉलिक्यूल, तो BO मॉलिक्यूल का हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर बताना है जो कि 2.5 है। अगर मैं इसे देखती हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर को हमेशा रिप्रेजेंट बताने के लिए हम लोग MOT का सहारा लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले भी की हुई है उसे मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि ये हमारे पास 2s है और ये भी 2s है, ये B के हैं और ये ऑक्सीजन के हैं, तो ये हमारे पास फील्ड आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसके P की बात करते हैं तो इसके P कुछ हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो बनेंगे और यहाँ पे इधर और इस फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 होते हैं। 2 1s में चले गए, 2 2s में चले गए, बाकी हमारे पास कितने बच गए, बाकी हमारे पास बच गए 3, 1 2 एंड 3 और इसके अलावा 4। ये हमारे पास ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बच गए। बी में कितने होते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने देखे थे, बी में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 जो है वो 1s में चले गए, 2 2s में चले गए, तो यहाँ पे कितने बच गए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 4 ये और 1 ये कितने हो गए 5। अगर हम इसमें फिलिंग करते हैं तो पहले 2 इसमें आ जाएंगे, देन हमारे पास इसमें 4 हो जाएंगे और ये 5, तो ये हमारे पास इसमें फिलिंग आएगी। और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि हमारे पास 5 है, देन हमने लिखने इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि 0 है और डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 7th क्वेश्चन का आ जाएगा ए। देन हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ हाइड्रोजन एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इंट्रा मीन विदिन, मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। तो सबसे पहली एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह बनती है, ये हमारे पास फिनॉल आ जाएगा और यहाँ पे मैं बना देती हूँ, जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा गंदा बन जाएगा। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन और इस तरह हाइड्रोजन, ये हमारे पास आ जाएगी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, तो इसे हम लोग कहेंगे ये हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दूसरी एग्जांपल है हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड का आप लोगों को पता है कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बेंजल्डिहाइड हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म में और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसे हम लोग कहेंगे कि हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो हमारे पास आ जाएगी वो कुछ इस तरह, ये आ जाएगी हमारे पास बेंजोइक एसिड और यहाँ पे मैं ड्रा करती हूँ हाइड्रोक्सी। तो इनके दरमियान हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हमारे पास सबके अंदर ऑर्थो नाइट्रो हाइड्रोक्सी जो है वो बेंजीन आ जाएगी, या हमारे पास हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आ जाए या हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आ जाए, सबके अंदर हमारे पास क्या आती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी। देन हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब है कि दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान, यहाँ पे तो विदिन द एटम था, एक ही हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में था, लेकिन वहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी इसे हम लोग कहेंगे कि हमारे पास इंट्रा है।
तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि अमोनिया है, तो अगर मैं अमोनिया के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करती हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आ जाएगी। तो ये क्योंकि डिफरेंट अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग है, तो इसे मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसके बाद एग्जांपल की बात करते हैं कि जो कि हमारे पास आ जाती है वाटर की। तो आपने वाटर की भी पहले भी पढ़ी हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इस फॉर्म में आती है हमारे पास। ये भी डिफरेंट हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसे कहेंगे ये हमारे पास इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देन HF की बात करते हैं। HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होती है, जो कि इस फॉर्म में आती है। यहाँ पे आ जाएगा HF और यहाँ पे H और F। तो ये हमारे पास जिगजैग मैनर में आती है, लेकिन ये भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान है। देन हमारे पास एसिटिक एसिड की आती है, जो कि हमारे पास बिल्कुल इस वाटर की तरह है। कैसे आएगी वो ये, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, या हम इसे अगर खोल के लिखें तो हमारे पास आ जाएगी CH3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा एसिटिक एसिड अगर लिखते हैं तो ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास दो डिफरेंट आइटम्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। In order to understand the nature of hydrogen bonding, which theory can be suggested? तो यहाँ पे कौन सी थ्योरी जो है उससे हमें हेल्प मिलेगी? तो नंबर 1 है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, ये भी हमें हेल्प करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए। दूसरी थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी हेल्प करती है। एंड तीसरी जो है ये हमारे पास आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये तीनों हेल्प करती हैं, तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं, ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ये किसने बताया था, किस थ्योरी ने ये चीज एक्सप्लेन की थी, ये एक्सप्लेन की थी VBT ने, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ने की थी। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड अप्रोच हाइड्रोजन बॉन्ड हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि हमारे पास हाइड्रोजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर नहीं होता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर मैं एग्जांपल की बात करते हैं कि जो हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड इस तरह बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। लेकिन अगर इसके दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। अगर थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म में H, देन हमारे पास यहाँ पे B। तो ये हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रक्चर 1 जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अट्रैक्शन किसके दरमियान है, डायपोल के दरमियान है। और स्ट्रक्चर नंबर 2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अट्रैक्शन इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान है। एंड स्ट्रक्चर 3 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि ये हमारे पास कोवलेंट लिंकेज है। तो ये हमारे पास ये VBT हमारे पास बताती है, और VBT ने रिजेक्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे फिर हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा B। देन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन को निकाल के, हाइड्रोजन बॉन्ड नेवर इन्वॉल्व्स मोर देन एटम्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ पे भी पता है कि अगर हम हाइड्रोजन को निकाल दें तो हमेशा हमारे पास 2 बॉन्ड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है 2 एटम्स के दरमियान होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो मतलब कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, जो कि हमारे पास है B। देन हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हैव मोर एनर्जी देन वैन वाल फोर्स, और वैन वाल से कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, ये हमारे पास 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो कि हमारे पास आंसर है C।
देन क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेफर्ड बॉन्डिंग डायरेक्शन लाइट, तो ये हमारे पास किस की तरह काम करता है, तो ये हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड की तरह काम करता है और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 14 का, ये आ जाएगा बी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो एग्जिस्ट इन लिविंग सिस्टम, तो लिविंग सिस्टम में किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास प्रोटीन्स के दरमियान और डीएनए के दरमियान होता है, जहाँ पे डीएनए की बेसिस को ये आपस में जोड़ता है और प्रोटीन्स के दरमियान भी ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास सी आ जाएगा, मतलब कि बोथ ए एंड बी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मेटल क्रिस्टलाइज्ड इज अ सिस्टम हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जब हमारे पास मेटल क्रिस्टलाइज करता है हमारे पास, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। तो मतलब कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा, मतलब कि ये सारे हो सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। मेटल्स आर जनरली एलिमेंट्स, तो मेटल्स किन एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो जो मतलब कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है कि जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके प्रोटॉन आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे या कैटायंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हें कहा जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव के दरमियान बनता है और इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मेटल्स आर ओपेक्यूब, इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, नॉट एबल टू सीन थ्रू, मतलब कि जिसके अंदर से देखा ना जा सके, या जो चीज़ जिसकी एक साइड पे अगर हम लाइट देंगे तो वो जो है वो शेडो प्रोड्यूस करती है, जैसे हम कहते हैं ये हमारे पास ओपेक्यू इन नेचर होते हैं, तो ये हमारे पास आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करती हैं, जिसमें हमारे पास मेटालिक क्लस्टर और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी आ जाती है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी आ जाती है, मतलब कि ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती, वो ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स नहीं बताती है, इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी का भी हमारे पास जो है वो नहीं बताती है, इसके अलावा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं बताती है, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा इसका आलोक अभाव, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। मेटालिक बॉन्ड इज ट्रीटेड एसेंशियली इन अ कैरेक्टर, तो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड जो है वो किस तरह का होता है, और मेटालिक बॉन्ड हमारे पास जो है ये नॉन पोलर होता है, इसके नॉन पोलर होने की वजह क्या होगी, तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये हमारे पास जो है वो क्यों होता है, ये हमारे पास ये जिन अलॉयस के दरमियान बनता है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं, किसी भी एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पार्ट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग की अट्रैक्शन में, और मेटालिक बॉन्ड जो है ये हमारे पास, क्योंकि इसमें प्योर एलिमेंट्स के मेटल्स होते हैं, इसलिए ये हमारे पास जो है वो आयनिक फॉर्म में नहीं होता, बल्कि हमारे पास ये क्या होगा, ये नॉन पोलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेशल एनर्जी स्टेट्स नॉन एज, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंड ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बैंड्स का आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। और द एनर्जी गैप बिटवीन टू बॉन्ड्स इज सो लार्ज, मतलब कि अगर हम लोग MOT की बात करते हैं तो यहाँ पे बैंड थ्योरी की बात करते हैं, और इनके दरमियान दो हमारे पास ये जो होते हैं ये ऑर्बिटल्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं होमो, एक को कहते हैं लोमो।
मतलब कि ये हमारे पास जो है फील्ड ऑर्बिटल है और ये हमारे पास एम्प्टी है। तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो है एम्प्टी बैंड, या हम लोग ऑर्बिटल की बजाय से बैंड का वर्ड यूज करते हैं। तो अगर इनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है देन क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे थे, इज सो लार्ज दैट इफेक्टिवली प्रिवेंट द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हायर बैंड, सच एनर्जी गैप इज कॉल्ड। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बैंड थ्योरी में एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे पास फील्ड होते हैं, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो या तो विदाउट एनर्जी गेनिंग एनर्जी, या एनर्जी को गेन करके ये इलेक्ट्रॉन इस पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो करंट जो है या कंडक्टिविटी जो है या थर्मल कंडक्टिविटी है वो फ्लो करती है। तो अगर हमारे पास इन दोनों के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इसमें मूव नहीं कर सकेंगे। तो अगर मूव नहीं कर सकेंगे तो ये हमारे पास किसके तौर पर काम करेगा, ये हमारे पास इंसुलेटर के तौर पर काम करेगा, जिसमें हमारे पास थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो एक बैंड से दूसरे बैंड में नहीं जाती। तो अगर इसके दरमियान जो बहुत ज़्यादा फासला है इसे फिर हम लोग कहते हैं फॉरबिडन जोन। तो फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, रोक देना। तो मतलब कि ये हमारे पास जो जोन है, ये जो एरिया है, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को यहाँ से यहाँ जाने पे रोक देता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं ये फॉरबिडन जोन है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। देन क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास क्या है, द गैप बिटवीन ऑक्युपाइड, ये हमारे पास क्या होता है, जो फील्ड होता है ये ऑक्युपाइड होता है, और जो फील्ड नहीं होता इसे कहा जाता है, ये हमारे पास अनऑक्युपाइड है। ये हमारे पास फील्ड है बैंड, और ये हमारे पास एम्प्टी बैंड है। तो यहाँ पे क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, तो अगर ये एनर्जी को गेन करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से दूसरे बैंड में मूव कर जाएंगे। तो अगर ये दूसरे बैंड में मूव कर जाएंगे तो ये एनर्जी को गेन करके ऊपर जा रहे हैं, तो इसे हम ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन विदाउट एनर्जी नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसे सेमी कंडक्टर्स कहेंगे। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। देन लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारे पास 25th है, द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री किसकी होती है, आपने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई हैं, और यहाँ पे मैं सिर्फ उन्हें एक्सप्लेन करूँगी जो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों के दरमियान 180 का एंगल बन रहा है, और इस वजह से इसकी जो है वो ज्योमेट्री भी लीनियर है। या हम लोग अगर इसकी बात करते हैं और इनके दरमियान भी हमारे पास एंगल जो है वो 180 का बन रहा है, और इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर है। तो मतलब कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों का बी पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।